श्यामलाल जी अपने इलाके के रईस विधायकों में एक थे। वह बहुत ही संपन्न और इज्जतदार व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। ठंड का मौसम था। आज दिन भर धूप नहीं खिली थी। ठंड के कारण श्यामलाल जी अग्नि के पास बैठे बैठे हाथ सेक रहे थे। आज उनके मन में कुछ अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। वह मन ही मन में अपने दोनों बेटों के बारे में सोचते हैं। वह अपने बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर अब तक संघर्ष किया है। अब बेटों की शादी हो चुकी थी। उनकी बहुएं सुशील, पढ़ी लिखी, सुंदर थी। दोनों बेटों के एक एक बेटा हो चुका था। वह अपने पोतों के साथ खेलते कूदते खुश रहते हैं। वो अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बड़ी बहू की आवाज़ से उसकी निंद्रा टूटती है। वह देखता है कि उसकी बड़ी बहू चाय लेकर उसके पास खड़ी हैं और उसे बड़ी देर से बाबूजी बाबूजी की आवाज़ लगा रही थी। श्यामलाल जी चाय लेते हैं और उसे पीने लगते हैं। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनके हाल चाल पूछने उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से विधायक जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण घर से बाहर नहीं गए थे। श्यामलाल जी विधायक अपने बड़ी बहू को आवाज़ देते हैं कि बहू कुछ चाय और बना लो। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में बड़ी बहू चाय के साथ मठरी भी ले आती हैं। सभी लोग मठरी और चाय का आनंद लेते हुए आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो उसने कहा, श्यामलाल जी अब हमें आज्ञा दीजिए। काफ़ी समय लोगों ने आपका ले लिया है। इस पर विधायक श्यामलाल ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल कहाँ किसी के पास इतना वक्त है कहीं बैठने का। आप लोग यहाँ आने के लिए और मेरे लिए इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। श्यामलाल जी अब बूढ़े हो चुके हैं। शायद उन्हें अब यह लगने लगा है कि वह अब इस दुनिया से अलविदा लेने वाले हैं। सभी के जाने के बाद उनके बेटे श्यामलाल के पास आकर बैठ गए और बातें करने लगी। तभी विधायक जी ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बच्चों, मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। तुम्हारे और मेरा साथ अब और ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक राम और लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, वैसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच में कभी भी किसी का बात को लेकर आपस में मतभेद न हो। इसलिए मेरी सारी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे सामने ही कर लो। पिता की मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं और पिता के पास आकर उनके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। और रोते हुए बड़ा बेटा रमेश कहने लगा कि पिताजी, आपने हमें बचपन से लेकर आज तक माँ की कमी कभी नहीं खिलने दी और आज आप भी हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को गले लगाए हुए विधायक श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। पहले मैं भी यह समझता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश ऐसे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मुझे जीने का साहस देती रही और आज मेरे दोनों बेटे बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूँगा कि मैंने तुम्हारे दोनों बेटों, बहुओं और दोनों पोतों को हंसता खेलता छोड़ के आया हूँ। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति को 2 हिस्सों में ही अभी बांट लो। पिता को बार बार जिद करता देख दोनों भाई ने कहा, पिताजी, अगर आपकी इच्छा यही है तो आप भी
बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो दे वो हमें स्वीकार कर लेंगे। पिताजी के दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दिया और दोनों बेटों ने उसे ले लिया। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों भाई पिताजी को दबा लेकर उनके पास बैठकर देश विदेश की बातें करते हैं। इस प्रकार बात करते करते काफ़ी रात हो जाती है। पिताजी ने दोनों बेटों को कहा कि जाओ, अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह अपने काम पर भी तो जाना है। इसके बाद पिता के पेट छूकर दोनों बेटे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब बड़ा बेटा पिताजी के कमरे में उनके पास आता है तो देखता है कि पिताजी के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, उनका शरीर ठंडा हो चुका है और वह अपना शरीर छोड़कर जा चुके हैं। रमेश पिता को इस हालत में देखकर उनसे चिपककर जोर जोर से रोने लगता है। बड़े बेटे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर सारा परिवार इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में कई पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोसी के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने दोनों बेटों को दिलासा दिया और आगे क्रियाक्रम की तैयारी करने का कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिताजी के अंतिम विदाई की तैयारी कर नम आंखों से विदाई दी। 15 दिनों का शोक चलता रहा। अब उनके जिंदगी धीरे धीरे व्यतीत होने लगी। पिताजी के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों बाद छोटे बेटे उमेश की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों न हम लोग अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लेते हैं और शहर में रहने से सोनू की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। उमेश ने कहा कि इसके लिए बड़े भैया से भी पूछना पड़ेगा। इस पर पत्नी ने तुनक कर कहा कि बड़े भाई क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े। वो तो यही चाहेंगे कि हमारा सोनू भी उनके बेटे सोनू की तरह गांव के छोटे स्कूल में पढ़े। सोनू को भी गांव का स्कूल पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बेटे भी शहर में पढ़ रहे हैं और हम लोग इतने बड़े विधायक के बेटे बहू होते हुए भी अपने बच्चों को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार पत्नी और बेटे की जिद को देखकर उमेश ने कहा, ठीक है, कल सुबह बड़े भैया से बात करके देखते हैं। अगर वो कहेंगे तो तभी शहर चलने की सोचेंगे। इतना कहकर वो सो गया। सुबह जल्दी उठा तो पत्नी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उमेश कमरे से निकलकर बड़े भैया के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत ही संकोच के साथ भाई से पत्नी वाली बात कह देता है। रमेश छोटे भाई की बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सोनू का मन शहर के स्कूल में पढ़ने का है तो उसे शहर में अवश्य पढ़ाएंगे। ये छोटे भाई ने कहा, लेकिन मेरे हिस्से की ज़मीन ज़्यादा इतनी जल्दी कैसे बिक पाएगी। बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, सोनू को पढ़ाई के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेचने की क्या आवश्यकता है। सोनू को तो हम दोनों भाई मिलकर शहर में पढ़ा ही सकते हैं। इतने में उमेश की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि शहर में ही जाकर बस जाएं। बस यहाँ रहना ही नहीं है तो यहाँ संपत्ति रखने का क्या फ़ायदा। बड़े भाई को अब सब समझ में आ गया कि अब कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इन लोगों ने शहर जाने का मन पूरी तरह से बना लिया है। अतः उसमें उमेश से कहा कि आज ज़रा गांव में जाकर ज़मीन के भाव पूछ आना कि इस समय गांव की ज़मीन के क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन यह किसी से मत बताना कि तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। उसके जाकर गांव में कई लोगों से ज़मीन के भाव पूछा और घर वापस आ गया। गांव में जाकर पत्नी के सारी बात बता दी। उससे पत्नी ने तुरंत पेन और कागज़ लेकर अपने हिस्से की पूरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया और अपने पति को बताया कि हमारी पूरी संपत्ति लगभग 50 लाख की है। अगर हमें 50 लाख रुपए मिल गए तो इसमें हम शहर में अच्छा मकान भी ले लेंगे और सोनू की पढ़ाई भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो जाएगी। रात में जब बड़ा भाई घर आया
तो छोटे भाई की उसने पत्नी को बुलाया और पूछा कि ज़मीन के भाव का पता लगा लिया। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता कि उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी और कहा कि भाई साहब, हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति 50 लाख रुपए की है। बड़े भाई ने कहा कि आप लोगों बेटो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में गया और रुपयों से भरा बैग लेकर आ गया और छोटे भाई को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहा कि गिनती कर लेना, पूरे 50 लाख रुपए हैं। छोटे भाई ने कहा कि भैया, अभी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं की है, यह तो पैसे इतने जल्दी कहाँ से आ गए हैं। बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी भाभी के गहने थे, कुछ मेरे पास थे और कुछ लोगों से कर्ज लिया। भाई, तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है, अगर लेट हो जाएगा तो सोनू का दाखिला भी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने जल्दी सारा पैसे इंतज़ाम कर लिया है। रही बात रजिस्ट्री की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री में भी रुपयों क्यों बर्बाद किए जाते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टॉप या किसी सादे कागज़ में लिखना चाहो तो लिखना, अपनी भाभी को दे देना। छोटे भाई ने कहा कि भैया, ये तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री ज़रूर करवा लो। रही बात रुपयों की, तो इन्हीं रुपयों से रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको अलग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े भाई ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस उतना कर दो। उमेश ने अगले दिन कचहरी से एक स्टाम्प लाकर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी और अपनी पत्नी को बेटे सभी के हस्ताक्षर अच्छा सा मकान खरीद लिया और सोनू का नाम भी एक अच्छे से स्कूल में लिखवा दिया। खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी खूब ऐशो आराम से बीतने लगी। इस तरह कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन रमेश शहर में किसी काम से आया तो सोचा कि क्यों न उमेश से भी मिलता चलूं। 3 साल हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिला और सोनू को भी देखने की बहुत इच्छा हो रही है और इस समय गर्मी भी बहुत है। इस बहाने थोड़ा समय भी उमेश के घर बीत जाएगा, फिर शाम वाली ट्रेन से गांव वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर उमेश अपने छोटे भाई के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत ही प्यास लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब पानी कहीं नहीं पीऊँगा, अब तो पानी सोनू के हाथ से ही पीऊँगा। इसलिए उसने रास्ते में कहीं गिलास पानी भी नहीं पिया। जैसे ही वह उमेश के घर के पास पहुँचने वाला था, उमेश की पत्नी ने उसे दूर सड़क पर से ही आते देख लिया और अपने मन में ही कहा कि अरे बड़े भैया, यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं इस वर्ष बारिश कम हुई है तो फसलें सब सूख गई हैं, इसलिए परेशान होंगे और हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए होंगे। वो जल्दी अपने घर में घुस गई और अपने बेटे सोनू से सारी बात बताई कि बड़े भैया आ रहे हैं, ज़रूर कुछ न कुछ मांगने आए होंगे। चलो चुपचाप सब हो जाते हैं, हम लोग दरवाजे ही नहीं खोलेंगे तथा थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाकर वापस गांव लौट जाएंगे। थोड़ी देर में रमेश अपने छोटे भाई के मकान के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और सोनू सोनू पुकारते पुकारते उसका गला भी सूख रहा था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी की आवाज़ अंदर से नहीं आई और न ही कोई दरवाज़ा खोलने आया। तो बड़े भाई ने सोचा कि शायद सभी लोग इस समय सो रहे होंगे, नहीं तो अब तक सोनू दौड़कर मेरे पास आ जाता। मैं ही गलत समय पर आ गया हूँ, इस समय उन्हें सोते में उठाना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर वह गांव जाने के लिए मुड़ता है तो उसकी नज़र गली के अंदर लगे हैंडपंप पर जाती है। रमेश ने कॉलोनी के हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाई और गांव वापस चलना गया। रात जब उमेश कंपनी से घर आया तो सोनू उसे खूब मज़े लेकर सारी बात बताने लगा कि आज ताऊजी घर आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैंने और मम्मी ने दरवाज़ा
ही नहीं खोला और वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते हुए और उसके बाद गांव वापस चले गए। इतना सुनकर उमेश अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर चीख उठा कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुम लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। पत्नी भी उल्टा पति के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि गांव में पड़े रहने के लिए हम लोगों ने तो नहीं कहा। वो लोग अपनी खुशी से गांव में हैं तो कष्ट भी अकेले भुगतेंगे। हमें कष्ट देने क्यों शहर में आ गए हैं? हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम सभी की मदद करते रहें। उमेश खून का घूंट पीकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और उधर माँ बेटे भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इस प्रकार समय बीतता गया। अब तो सोनू की शादी भी हो चुकी थी और उसे एक बेटी भी है। सभी उसे प्यार से पीहू बुलाते हैं। उमेश भी अब स्वास्थ्य की वजह से कंपनी जाना बंद कर दिया है। सोनू अब उसी कंपनी का CEO है जिसका उमेश मैनेजर हुआ करता था। अब सब कुछ बदल चुका है। केवल एक ही घर है जो अब भी पुराना है और वह भी अब ओल्ड फैशन का हो चुका है। सोनू की पत्नी बार बार नया मकान लेने की जिद करती है। सोनू ने एक दिन पत्नी की बात से तंग आकर नया मकान लेने का विचार करके अपने पिताजी और माताजी पास गया। कहने लगा कि पिताजी यह मकान छोटा पड़ रहा है, क्यों न हम लोग अब यह घर बेचकर बड़ा मकान लेते हैं और इस मकान को बेचने से कुछ रुपए मिल जाएंगे और जो कुछ कम पड़ेगा वो मैं अपने पास से दूंगा। माता पिता ने बेटे की बात मान ली और कहा कि बेटा रहना तुम भी लोगों को हैं, हम लोगों का समय तो पूरा हो रहा है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। पिता की सहमति लेते ही सोनू तुरंत एक नया मकान बुक करवा दिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नया मकान में प्रवेश कर लिया। उमेश और उसके पत्नी जब नए मकान में पहुंचे तो उनकी बहू और पोती ने नए घर का एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा वो भी बता जा रहे हैं। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी माँ ने कहा, बेटा आपने सारा मकान तो दिखा दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी दादी और दादा का कमरा कौन सा है। यह सुनते ही पीहू तुरंत बोल पड़ी कि आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा घर देखा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं और उसमें सभी के दादा दादी रहते हैं। मेरे एक दोस्त के भी दादा दादी बहुत वहीं पर रहते हैं। वह लोग कल ही वहाँ गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने। पीहू के इतना कहते ही पीहू की मम्मी शर्म से नीचे झुक गया। अब वह अपने ससुर और सासू माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसकी खींच मिटाने के लिए वह पीहू को पीटते हुए दूसरे कमरे में ले चली। उमेश और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मन ही मन अपने आप को दिलासा देने लगते हैं। उनकी दशा ऐसे हो चुकी थी जैसे कांटों तो खून नहीं। उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। किसी